समझते जाइए, कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। जो डायग्राम लिखा ऊपर से नीचे तक का समझा दीजिए, वही आपकी कार्य। ये लगा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये यहाँ से मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का, ये जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके दूसरा वाला जिंक को लगा दिया, कॉपर लगा सकते, कुछ भी लगा सकते हो, तो सारी लगानी है जितनी आपकी टेबल में आनी है, ठीक है। सो आपने लगा दिया, पूरा सिस्टम तैयार किया। अब इस ये केस बनता है कि हाइड्रोजन 2H+ त्यागती है और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 2 2 हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना, जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए, मतलब ऐसा भी लिखा जाता है 1/2 हाइड्रोजन गैस। कुछ नहीं है, ये बैलेंसिंग की कहानी है, 2 को पूरे में डिवाइड कर दिया, सो 1 हाइड्रोजन समझा जाएगा। SHE का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, स्टैंडर्ड को कहते हैं मानक से, वो ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी जो है SHE का मेन पर्पस क्या है? SHE का मेन पर्पस ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का E0 का वैल्यू फाइंड करना। E0 का वैल्यू क्या आने वाला है वो निकालना है SHE का मकसद। इलेक्ट्रोड विभव को वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रोड विभव में 3 कंडीशंस लिखाई गई थी। जब आप किसी धातु के विलयन को, मतलब धातु के इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में डुबोते हैं, तब जाके 2 केस राइज होते, 3 केस राइज होते हैं, तीसरा हटा दीजिए, टकरा के लौटने वाला उसको छोड़ दीजिए। बाकी 2 केस जो आपके राइज होते हैं, या तो आपका ऑक्सीकरण का बनेगा या फिर आपका अपचयन का बनेगा, उन्हीं केस को बनाना है यहाँ पर। लेकिन बशर्ते ये ध्यान रखते हुए, अगर हमने नीचे विलयन में हाइड्रोजन को प्रवाह किया तो भैया हाइड्रोजन तो गैस से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाएगी। सो यहाँ पर हमको चाहिए पड़ेगा कोई ऐसा सरफेस, कोई ऐसा ठोस जिस पर हाइड्रोजन आ जाए, इकट्ठी हो जाए। और वो हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ठोस और गैस के विलयन में हाइड्रोजन का पैलेडियम और प्लेटिनम पर अधिशोषण। याद है कि नहीं है? ठीक है। सो होता क्या था कि अगर आपको याद है तो भाई आपका जो प्लेटिनम का सरफेस होता है, मान लीजिए प्लेटिनम की धातु है, ठीक है, प्लेटिनम का कोई मान लीजिए प्लेट ले लिया, तो इस प्लेटिनम के प्लेट पर हाइड्रोजन ऐसे 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 इकट्ठी हो जाएगी। अब वो जो ये हाइड्रोजन रहेगी यहाँ पर इकट्ठी, वो किसके फॉर्म में आ जाएगी आपकी? कुल मिला के वो आपकी एक अणुओं के फॉर्म में, या मान लीजिए कि आपके एक सॉलिड के सरफेस पे इकट्ठी होने लगी, जमा होने लगी। अच्छा, अब वो इसको समझेंगे, 1 मिनट दीजिए पहले, ठीक है, इसको बाद में समझ रहे हैं। फिलहाल के इकट्ठा होने लगी है। क्या ये वैसे केस ही बन गया जैसे कि जिंक था, वो भी सरफेस पर क्या था आपकी, मान लीजिए कि वो परमाणुओं के रूप में था, मतलब मेटल होती है, ये अणुओं के फॉर्म में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा। कुल मिला के ये दोनों एक ठोस सतह पे आ गए, इसको इसी के विलयन में डुबो रहे हैं। तो भैया इसको भी तो डुबोना पड़ेगा इसी के विलयन में। यदि इसको डुबोना है इसी के विलयन में, इसका मतलब हाइड्रोजन का विलयन मतलब कोई भी अम्ल ले लीजिए, कोई भी क्या ले लीजिए, अम्ल, खासतौर पर आर्हीनियस के अम्ल। आर्हीनियस अम्लों के पास क्या होती है? हाइड्रोजन। सो जैसे कि तुमने ले लिया HCl, तो वो किसके फॉर्म में रहेगा? H+Cl। क्योंकि तुमको बताया था मैंने कि जो आप रॉड पे ले रहे हैं, जिसका ऑक्सीकरण अपचयन करवा रहे हैं, उसी का ही विलयन होना चाहिए। कॉपर के केस में CuSO4 लिया, जिंक के केस में ZnSO4 लिया। सो हाइड्रोजन के केस में HCl ले लेंगे, HNO3 ले लेंगे, H2SO4 ले लेंगे, कोई भी ऐसा अम्ल जो हाइड्रोजन दे सके। लुईस अम्ल मतलब लेने की जरूरत नहीं है, लुईस अम्ल में हाइड्रोजन का होना ना होना भी समझा जाता है फिलहाल के लिए। अब सो ये जो विलयन तैयार किया गया है, यदि आप देखें तो क्या लिखा है? 1mHCl सोल्यूशन, 1 मोलरता वाला HCl का सोल्यूशन ले लिया आपने। ठीक, यहाँ पर हुआ क्या है इस केस में? देखो क्या हुआ है। इसको ऐसे तैयार किया गया जैसे कि आपका एक बर्तन लिया, कंटेनर लिया, उसमें द्रव डाला, ठीक है, जैसे कि अब घरों में आपने किया ही होगा कभी ना कभी, गिलास को आपने उल्टा कर दिया। गिलास को क्या कर दिया? उल्टा। तो भैया जब आप गिलास को उल्टा करेंगे तो उसके अंदर की जो गैस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, अनटिल अनलेस जब आप और प्रेशर उसमें ना लगाएं। सही है भाई लोग? ठीक है। लेकिन अब चक्कर कैसा होगा कि अगर गिलास बिल्कुल सीधा है और सरफेस और द्रव में बहुत ज़्यादा फ्लो वगैरह हो नहीं रहा, आप दबाते चले जाएंगे, आपको प्रेशर ही झेलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी हिलेगा, लिक्विड वाला गैस आपके बगल से निकलना शुरू कर जाएगी। यहाँ पर मैटर कैसा बनाना है? यहाँ पर हमें निकलवाना नहीं है, निकल जाएगी, लेकिन हमें कुछ ऐसी भी चाहिए जो किसी सरफेस पर इकट्ठी हो जाए। सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक इन्वर्टेड ग्लास लिया। इन्वर्टेड ग्लास मतलब ये जैसे इस डायग्राम में ऐसा बना है, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही बना हो, ये ऐसा भी बना है, इसको इस तरीके से ही बना देते हैं सीधा, मतलब ऐसा।
ऐसा सीधा, ठीक है, रखने के हिसाब से, ठीक है ना। सो ये मान लिया कि ये इस तरीके से बना हुआ है फिलहाल के लिए। इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, हमने एक वायर जोड़ा, ये प्लेटिनम का तार आया है यहाँ पर, ठीक है ना, और दूसरे तार भी आ सकते हैं, प्लेटिनम का ले लेते हैं, ठीक है, इस पर भी हो जाता है डिस्कशन। यहाँ ये जरूरी है, ये तो प्लेटिनम का या पैलेडियम का ही होना चाहिए। ये एक प्लेट लगा दी, एक जाली टाइप की, ठीक है, ठीक है, एक छोटी सी जाली ली चौको टाइप की, उसी से तार को कनेक्ट कर दिया और उसको नीचे डुबो दिया बलेन के अंदर। इस जाली के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक डाल दिया, प्लेटिनम ब्लैक। बोले ये क्या है? प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम का ही एक चूर्ण होता है, चूर्ण मतलब आपका पाउडर के फॉर्म में, वो उसकी क्या होती है, अधिशोषण क्षमता अधिक होती है नॉर्मल प्लेटिनम की तुलना में। अधिशोषण क्षमता हमें अधिक होने से हमें ये फायदा होगा कि उतने ही जल्दी हाइड्रोजन ज़्यादा अधिशोषित हो जाएगी, इकट्ठी होने लगेगी। किसके ऊपर इकट्ठी होने लगेगी? इस सरफेस के ऊपर, मतलब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो प्लेटिनम का लिया है। सो प्लेटिनम की एक जाली लेते हैं, समझते जाइए, कुछ भी कठिन नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। जो डायग्राम लिखा ऊपर से नीचे तक का समझा दीजिए, वही आपकी कार्यविधि है। फिर से बोलिए, तेज बोलिए प्लीज़। हाँ, ठीक पूछ लिया आपने। पाउडर के फॉर्म में प्लेटिनम ब्लैक रहता है, बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे कि, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने वो देखा है, क्या कहते हैं आपका बुरादा, लकड़ी का बुरादा आता ना, ठीक है, लकड़ी का बुरादा। अगर आपने लकड़ी का काम करते हुए गेटों को या सारी खिड़कियों को देखा होगा, तो लकड़ी का बुरादा पाउडर के फॉर्म में रहता है, लेकिन हम उसको जब लगाते हैं तो उसे पाउडर के फॉर्म में लगाते क्या, हम उसमें कोई ना कोई लिक्विड मिला देते हैं ताकि वो वहाँ पे सेट हो जाए, चिपक जाए। सो उसका लेप कर दिया है, ऐसा समझिए, ठीक है, ठीक है। सो लेप करते हैं, कोटिंग जिसे कहते हैं, आपका पेंट कर दिया है इसके ऊपर, प्लेटिनम के ऊपर, ठीक है, तो वो गिरेगा नहीं, वो ठीक है, आपने ठीक पूछ लिया। सो गिरेगा नहीं, इसमें चिपका हुआ है। अच्छा, ये वायर ऐसी ऐसी सीधी आपकी चली गई है, जो भी दूसरे इलेक्ट्रोड से जुड़नी है अभी थोड़ी देर में। यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपका हाइड्रोजन का प्रवाह बना रहे हैं। देखो यार, ये चीज़ ऐसी तो है नहीं कि तुम सोचो कि ये होल रख दिया और हाइड्रोजन है, भैया वो नीचे कहाँ जाएगी, ऊपर नहीं आ जाएगी उसी होल से। तो हम इसको ना पूरा पैक कर देते हैं, पूरा पैक रहेगा, नोजल्स के द्वारा कसा हुआ रहेगा, प्रेशर उतना मेंटेन रहेगा, ठीक है, ताकि वो वापस रिटर्न में ना आए, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ ऑब्वियस बात है, अणु रहेंगे, यदि फ्लो रहेगा यहाँ से यहाँ तो आएंगे, ठीक है। ये यदि यहाँ से यहाँ फ्लो बनेगा। अब इसमें देखो दो केस रहेंगे, दो केस रहेंगे क्या, कि एक केस तो ये रहेगा कि आपका हाइड्रोजन जो आप फ्लो करवा रहे हैं, वो हाइड्रोजन नीचे जाए, द्रव में बगल से निकल जाएगी। सो ये जो बुलबुला के रूप में बगल से आपकी निकलती चली जाएगी। लेकिन कुछ हाइड्रोजन ऐसी भी होगी जो जब इस प्लेट से टकराएगी तो उस पर क्या हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी, और उसको फ्लो को लगातार हमने मेंटेन कर रखा है। वो कुछ हाइड्रोजन यहाँ अधिशोषित होती जा रही। अब ये अपना हाइड्रोजन जो दोस्त है वो अपने ही विलयन में डूबा हुआ है, बिल्कुल वही केस की जिंक अपने ही विलयन में डूबा हुआ है। अब दूसरा वाला जो इलेक्ट्रोड है, वो जो दूसरा वाला है, ये लगा है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये यहाँ से मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस का, ये जो यहाँ से यहाँ कनेक्ट करके दूसरा वाला जिंक को लगा दिया, कॉपर लगा सकते, कुछ भी लगा सकते, वो तो सारी लगानी है जितनी आपकी टेबल में आनी है, ठीक है। सो आपने ये लगा दिया, पूरा सिस्टम तैयार किया। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई अगर हमने इस समय रीडिंग निकाली, मान लीजिए इस टाइम पर रीडिंग निकली, जो भी निकली रीडिंग, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि विद्युत का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, रीडिंग पे ही पता चल जाएगा नीडल की मदद से, ठीक है। फिर आपने निकाल दिया कि उसके अपोजिट जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। हमको नहीं पता ये बंदा कौन है, मतलब ये पता कि ये मान लिया कि जिंक है फिलहाल के लिए, हमें ये नहीं पता कि इसका ऑक्सीकरण होना है कि अपचयन होना है, ये नहीं पता हमको, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, देखा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ है, जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भाई मेरे सबसे पहला केस ये क्या बताइए, ये कैथोड बनेगा कि एनोड? कैथोड। क्या बनेगा? कैथोड, क्योंकि हमेशा बताया है एनोड पर ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर क्या होगा, अपचयन। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब ये क्या है, अपचयन हो रहा है इसका क्या हो रहा है आपका, ऑक्सी। अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपसे कहा कि ईएमएफ की जो रीडिंग आएगी, ईएमएफ की जो रीडिंग आएगी वो क्या होती है आपकी, ई कैथोड माइनस ई,
बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये जो ईएमएफ की रीडिंग आएगी वो तो आ जाएगी यहाँ से, या सुनो कितनी आई, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जिंक के केस में मान लीजिए कि आगे 0.76 आती ही है, ठीक है। सो 0.76 आगे ईएमएफ हमने रख दिया, ईएमएफ 0.76। अब चक्कर क्या है, कैथोड और एनोड का दोनों का पता होना चाहिए, लेकिन पता है हाइड्रोजन का हमको पहले से पता है। हाइड्रोजन का हमने दोनों जो अपचयन विभव माना है यहाँ पर, वो क्या माना है आपका 0। सो कैथोड बनेगा ये, इसका क्या मान लिया, और एनोड का जो हम निकालना चाहते हैं। सो अब एनोड कितना जाए माइनस साइड, इसका 0.76। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि यदि यहाँ पे कॉपर लगा रखा है तो कॉपर के केस में ये देखा जाता है इसका 0.34 आता है, मतलब याद भी रखना पड़ता है आपको। सो 0.34 आएगा, लेकिन इस बार कैथोड कौन बनेगा आपका, SHE की आपका कॉपर कौन बनेगा, कॉपर। सो आपने कैथोड का कैथोड लिख दिया, इसका क्या लिख दिया, सो ई कैथोड कितना आ गया 0.34। अब आपको समझ में आ गया कि SHE कैसे काम करता है। इसके अंदर आपने हाइड्रोजन का फ्लो करवाते हैं 1 ATM पर। अब आप बोलेंगे 1 ATM पर, अरे कुछ नहीं है, ये वो है क्या है जिन्हें कहते हैं मानक स्थितियाँ। क्या कहते हैं इन्हें, मानक स्थितियाँ। मानक स्थितियों के बारे में बताया था आपको, 3 स्थितियाँ होती हैं भाई लोग। क्या होता है सबसे पहला केस, 1 ATM यदि गैस है तो 1 ATM पर जाएगी, 1 मोलरता आ जाएगी, 1 कैपिटल M मोलर आना चाहिए बिलियन को, और तापमान 298। बस ये 3 कंडीशन स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं जिनमें ये सारे मान निकाले जाते हैं। सारा ECS का वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसी के दम पे बनाया गया, इतने ही तापमान इतनी ही मोलरता पर। यदि हम मोलरता और तापमान इन सब चीज़ों को बदलेंगे, कंसंट्रेशन को, और मान लीजिए कि आपके तापमान को बदलेंगे, तो फिर हमें नर्नेस्ट समीकरण को हेल्प लेनी पड़ेगी। उस केस में भी ECS की जरूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि SHE कैसे काम करता है। लिखा भी है इन्होंने प्लेटिनम फॉइल, फॉइल मतलब क्या हो जाएगा, झिल्ली टाइप की, मतलब यहाँ पे जाली से प्लेटिनम फॉइल कोटेड, कोटेड मतलब पेंट होना, विद फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम। फाइनली डिवाइडेड मतलब अच्छे तरीके से पिसा होगा, ठीक है, यानी टुकड़ों में बहुत ही तरीके से पीस दिया गया है। प्लेटिनम वायर है ये, इसके मल्टीपल डायग्राम्स मिलते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे। सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम ये है, यही आपको बनाना है, आपके में ये रखा गया। यहाँ पे मरकरी का भी किसी किसी डायग्राम में कंफ्यूजन के लिए बना के चलते हैं, उसको आपके इग्नोर कीजिए, उसका हमारे इसमें लेन देना भी नहीं है रिएक्शन वाले पार्ट से फिलहाल के लिए। इतनी बात सभी को क्लियर है क्या, थी नहीं भाई। SHE मैंने समझा दिया है, साथ में मैंने ये समझा दिया है कि SHE की मदद से कैथोड का और एनोड का कैसे निकालते हैं आप। कुछ नहीं है, रत्ती भर भी यदि भाई लोग ये क्वेश्चन आया तो बिल्कुल, यदि आपको डायग्राम आता है तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन करने जैसा बहुत ज़्यादा 30 मार्क का काम नहीं होता है, और बचता है इसका रिएक्शन वाला पार्ट। SHE वर्किंग एज एन एनोड, SHE एज एनोड, एनोड की तरह जब काम करेगा SHE जब एनोड की तरह काम करेगा, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एनोड का पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब हाइड्रोजन का क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, और इस केस में इलेक्ट्रॉन SHE से किसकी ओर जाएंगे, दूसरे क्षण की ओर, जो दूसरा अन्य इलेक्ट्रोड आपने जोड़ रखा है, ठीक है। सो रिएक्शन किस तरीके से होगी, रिएक्शन होगी जब वो त्यागेगा तो क्षण के एटम जो रहेंगे वो आपके इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएगा रॉड पर, और जो आयन बनेंगे वो जाएंगे किसमें, विलयन में। याद है ना किस, जिंक का। सो ये केस बनता है कि हाइड्रोजन 2H+ त्यागती है और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात सही है? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको 1/2 2 हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है नहीं, जैसे लिखना है वैसे लिख दीजिए, मतलब ऐसा भी लिखा जाता है 1/2 हाइड्रोजन गैस। कुछ नहीं है, ये बैलेंसिंग की कहानी है, 2 को पूरे में डिवाइड कर दिया, सो 1 हाइड्रोजन समझा जाएगा। अच्छा जी, सो यहाँ पर ये एनोड की तरह, कैथोड का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं भाई लोग, जब ये कैथोड की तरह काम करेगा पलट देंगे रिएक्शन को, और क्या है मतलब SHE की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और जो विलयन में आयन है जब वो टकराएंगे उस प्लेट से, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और मुक्त करेंगे हाइड्रोजन गैस, इस तरीके से। सो वो भी निकलेगी किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में निकलना शुरू कर देगी। चाहे 1/2 वाला इक्वेशन लिख दीजिए, एक ही बातें हैं। अरे ये और लगा हुआ है इनके बीच में, कोई भी
ये है आपका SHE एज एनोड और SHE एज कैथोड। अच्छा जी, यहाँ पर आपका जो है सेल के बारे में मैंने ये बताया था, सेल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें एनोड को पहले लिखते हैं, कैथोड को बाद में लिखते हैं, बताया था ना, जिंक कॉपर वाले केस में बताया था। अब इस केस में भी सेल रिप्रेजेंट किया जाता है। सो SHE, हेलो शांत रहें, SHE जब एनोड की तरह काम करता है तो हाइड्रोजन गैस बदल रही होगी किसमें, आपका H+ में। इसका मतलब क्या है कि H2 गैस कितने एटीएम पर, 1 एटीएम। कौन सा सरफेस है, प्लेटिनम। आगे भी लिखा होता है, कई जगह पीछे भी लिखा होता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है ऐसा खास। ये बदल रहा है किसमें, H+, जिनकी सांद्रता कितनी है, 12। ये है कन्वर्जन। इसको पलट के लिख दीजिए, सो आपका क्या बनेगा, आपका कैथोड, ठीक है। यही चीज़ आपके उसमें मेंशन की गई है। एक बार मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। कहाँ पे है, कॉपी मैंने दे दी क्या, वापस दीजिए जरा। देखो एक बात समझ लूँ अच्छे तरीके से कि ये जो है इसमें थियरी ज़्यादा लिखी होती है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बहुत छोटा होता है। एक्चुअल वर्किंग बहुत छोटी होती है। उस चीज़ को बता के बहुत ज़्यादा डिटेल किया जाता है। जितना मैंने लिखवाया है उसका मात्र आप 50 से 60% भी लिख देंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर भी आपको पूरा स्टैंडर्ड तरीके से पूरा लास्ट तक लेके जाता हूँ। इनफैक्ट अगर आपने ये लिख दिया तो फिर आपको और दूसरी जगह और मिल जाएंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है। लेकिन जस्ट बता रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, SHE की बनावट व कार्यविधि लिखें। शांत रहें प्लीज़। किसी इलेक्ट्रोड का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 किससे दर्शाते हैं, इसकी गणना मानक स्थितियों, नंबर 1 सांद्रता 1 m, तापमान 298, सेल अभिक्रिया प्रयोग होने वाली गैस का दाब 1 atm यदि है तो, ठीक है, पर होती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। अब विभिन्न, देखो ये जो ऊपर वाली परिभाषा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये जब पूछा जाएगा तभी लिखना। आपसे पूछा जाए तो ही लिखें, नहीं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से शुरू होगा क्वेश्चन, ठीक है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उन्हें संदर्भ इलेक्ट्रोड का मतलब जिसके सेंस में है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, जिसके तुलना में हमने निकाला है। सो संदर्भ इलेक्ट्रोड किसे बोला जाता है, SHE को, ठीक है। विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उन्हें संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है तथा SHE का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। शून्य में ये गलत है, चलो कोई बात नहीं, माना जाता है। अतः किसी मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा SHE से बने सेल का EMF ज्ञात करके मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। जो बात बताई है अभी वही निकल देनी है आपको। देखो यार, यहाँ पर इस प्रकार की जो थ्योरी होती है उसमें आप जो है पॉइंट्स बना लिया करें। मतलब ऐसे कि 10-10 लाइनों को 2-2 पॉइंट में ख़त्म कर लिया करें। मैं आपको मतलब सच बता रहा हूँ। देखो सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट दिमाग में रखना पड़ता है। वो ठीक है कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया, पेपर में तो आपको याद आनी चाहिए ना लाइनें, पेपर में तो लाइनें याद आनी चाहिए। वो ठीक है कि आप मतलब क्या बोल सकते हैं 3-4 लाइनें बिल्कुल स्टैंडर्ड थी तो आपने उनमें से कुछ अपनी साइड से यहाँ वहाँ ऐड कर दिया तो वो ठीक है। 100% में से 80% आपने लिखा, 20% अपनी साइड से हाँ है, ज्ञात करना है, ये सब वगैरह आपने अपनी साइड, वो तो मैं ही मानता हूँ। लेकिन फिर भी जो कॉन्टेक्स्ट की बातें हैं वो तो आनी चाहिए, आपको लिखनी ही चाहिए। तो उनको पॉइंट बना लिया करें उनका कि 10 लाइनें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 पॉइंट। पूरा पेज, पूरा का पूरा पेज ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 पॉइंट में ख़त्म होना चाहिए। मतलब फिजिक्स में नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि वहाँ डेरिवेशन आएंगे। उसमें थियोरेटिकल वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज कर लिया करें कि इसमें 1 पॉइंट इसका है, 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका, इसका। फिर उस पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छी तरह रटना नहीं, उस पॉइंट के बारे में जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है तो इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा है जहाँ से कि विभिन्न इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए संदर्भ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है तथा SHE का इलेक्ट्रोड विभव शून्य माना जाता है। अब इतना जो है आपने एक दिमाग में रख लिया कि SHE की हेल्प से निकालना है, बस सही नतीजा नहीं। सो ऐसे आपको ये लिखो ना लिखो तो आपने ऐसा लिख दिया, कोई नहीं लिखा, हमारी परिभाषा नहीं लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिख दिया सिंपल सा कि भाई किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए या मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उसे SHE से जोड़ा जाता है, SHE का शून्य माना जाता है। अब ये बात जो है अगर आपको याद रहेगी तो भाई आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, वरना आप रटते रह जाएंगे। वो फिर देखो ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि ये अकेला चैप्टर ही नहीं है, और भी चैप्टर हैं याद करने के हिसाब से।
नेक्स्ट, अतः किसी इलेक्ट्रोड विभव का SHE से बने सेल का EMF ज्ञात करके मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, SHE की संरचना चित्र में दर्शाई गई है, ये तो ठीक है। अभी ये बनेगा इसमें डायग्राम, यही डायग्राम बनेगा, ये जो आपका डायग्राम है दिस वन, ये थोड़ा बॉक्स बनाना है, इसमें यही सब इसके नाम वाम लिखने पड़ते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें एक पात्र में एक MnHCl लिया जाता है, नीचे लिख दिया, ये एक HCl ले लिया, जिसमें कांच की नली डूबी होती है। प्लेटिनम के तार की सहायता से प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है, ये आपकी जो आपकी लगा रखी है प्लेट, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है। प्लेटिनम की पत्ती कांच के जैकेट मतलब कवर से ढकी रहती है। इस जैकेट में एक पार्श्व नली, पार्श्व मतलब बगल से, यहाँ से इस जैकेट में पार्श्व नली जिसमें 1 ATM दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ठीक है, प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित हाइड्रोजन का कुछ अंश प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है, कुछ अंश तो अधिशोषित हो जाएगा, बाकी क्या नली के नीचे से आपका गैर बुलबुलों के रूप में निकल जाएगा तथा शेष बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। अतः अधिशोषित हाइड्रोजन विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। अगर ये बातें नहीं रहती हैं यार तो कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है, नहीं है कि इनके बीच में साम्य स्थापित हो जाता है, कि ये हो जाता है, कि वो हो जाता है, ये सब फालतू की बातें हैं। आप सीधा सीधा दिमाग लगा, जो आपको देखो ऐसी चीज़ों में डायग्राम याद रखा करो बहुत अच्छे से। डायग्राम आपको अच्छा क्लियर है, सब लिख देंगे आप, सब कुछ लिख देंगे। डायग्राम में आपने स्टार्ट किया, डायग्राम बना दिया, आपने कहा कि इसमें एक विलयन ले लेना है 1MHCl का, ठीक ना, ठीक है, नहीं रहा याद HCl, आपने कहा 1M अम्ल ले लिया, ठीक ना, ठीक है, नहीं याद है तो अच्छी बात है। 1MHCl का विलयन ले लिया, इस विलयन में कांच को उल्टा करके सीधा लिख, नहीं आता है समझ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, लिख देंगे। कांच की नली को उल्टा करके रखा जाता है, उसके बाद उसमें प्लेटिनम का तार जोड़ा जाता है। प्लेटिनम के तार में नीचे एक प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है, उस प्लेटिनम की पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है। यह अब कांच की नली में नहीं आता है याद कि पार्श्व था कि क्या था दुनियादारी, सीधा लिख दिया। कांच की नली में ऊपर से हाइड्रोजन गैस 1 ATM दाब पर प्रवाहित की जाती है। 1 ATM पर दाब पर जो प्रवाहित की जाने वाली हाइड्रोजन का कुछ अंश प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है, कुछ अंश बुलबुलों के रूप में निकल जाता है। जो आपका प्लेटिनम के रूप में यहाँ पे अधिशोषित हुआ है वह आपका ऑक्सीकरण या अपचयन की सामने वाली या मतलब अन्य इलेक्ट्रोड पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन या अपचयन की विक्रिया में जाता है। ये है निम्नलिखित है ऑक्सीकरण की विक्रिया, निम्नलिखित है अपचयन की विक्रिया। सो आप अपने शब्दों को बनाएं चीज़ों में तो सही लिख पाएंगे। आप मेरे ही जैसे आप अपने शब्दों में एक बार सीख जाएंगे, 1-2 बार यहाँ लिख लेंगे टेस्टों में, फिर आप 1-2 बार घर पे देखेंगे, यही छाप के आएंगे जो लिखा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको छापने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। आप पहले खुद बनाइए, फिर आप देखिए कि आपका कितना डिफरेंस आ रहा है। 1-2 बार में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, लिखा है नीचे हाइड्रोजन, वो सब ठीक है, रिएक्शन लिख दी। इस इलेक्ट्रोड को निम्नानुसार दर्शाया जाता है, हाइड्रोजन से H+ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, कहाँ पर गया, ये है प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 ATM H+ है, कोई ठीक है आपका बना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है। बिजली तो दिक्कत कर रही है आज, पता सुबह से। अब नीचे का क्वेश्चन, जो नीचे का क्वेश्चन लिखा है ये क्वेश्चन जो है इसी की वर्किंग के बारे में बोला गया है। मैंने जिंक का और आपका कॉपर का एग्जांपल दिया था, वही देख लीजिए। ये लिखे हैं, यही दोनों कैलकुलेशन। अच्छा, की सहायता से देखिए, किसी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव ज्ञात करने के लिए उसे SHE के साथ जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने सेल का विभवांतर, विभवमापी या निर्वात नली, वोल्टीमीटर, ये सब ठीक है, की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ये तो इक्विपमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जिंक Zn2+ का मानक अपचयन विभव, जिंक इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़ा जाता है। देखो इसमें जितनी ड्रामा ये लिखा हुआ है 10-12 लाइनों में, बहुत सिंपल सी कहानी, एक ही बात को जिक्र किया गया है कि किसका ऑक्सीकरण होना है, किसका अपचयन होना है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, कौन एनोड बनेगा, कौन कैथोड बनेगा, बस इतनी बात ही समझाई गई है। जिंक को इलेक्ट्रोड को SHE से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह SHE से जिंक की ओर होता है। अतः इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, जिंक से SHE। अतः जिंक का क्या होगा, ऑक्सीकरण तथा SHE का अपचयन होगा। जिंक एनोड की तरह कार्य करेगा, SHE कैथोड की तरह। जिंक का EMF 0.76 आता है, मतलब इस सेल का EMF 0.76 आता है, निम्न सर्विक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन एक, कैथोड दूसरा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ गया, ये 3 पॉइंट्स थे। इन 3 पॉइंट्स को याद कर लीजिए, खुद लिख लेंगे, आपको आता है अच्छे से, ठीक है। जिंक H+ ग्रहण करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग दी, मतलब नेट सेल अभिक्रिया लिख दी ना। ये नेट सेल में क्या आ जाएगा, नेट सेल में जिंक का ऑक्सीकरण यदि होगा तो कैसे होगा, ये सुनो,
अपचयन हो जब होगा आपका एसएचजी का, बोलो यही होगा कि नहीं होगा? यही अभिक्रिया लिख दिया उसने, ठीक है। Zn प्लस 2H प्लस Zn2 प्लस प्लस H2, ठीक है। ई सेल वाला ये वाला कैलकुलेशन ये वाला है, दिस वन, ये कैलकुलेशन पूरा लिखा है, नीचे लिख दिया जिंक का मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट आता है। कॉपर 2 प्लस और कॉपर का अपचयन विभव, जब कॉपर को एसएचसी से जोड़ो, वही बात है कहानी, विद्युत धारा के प्रवाह है कॉपर से एसएचसी की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह एसएचसी से कॉपर की ओर होगा, एनोड ये बनेगा, कैथोड ये बनेगा, इस सेल का ईएमएफ इतना आता है, सेल अभिक्रिया निम्नानुसार होती है, ठीक। देखो अच्छे तरीके से घर पे जाके इन चीज़ों को पढ़ लिया करो। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें 1-2-3 क्लासों में ऐसी निकल जाती हैं कि बहुत सारा बल्क इकट्ठा हो जाता है, उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा छूट गया है तो प्रॉब्लम आने लगती है।